इंडियन इकोनॉमी में आज हमारी क्लास सेकंड है, जिसमें हमारा टारगेट है कि हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए जो है वो इंडियन इकोनॉमी को एक साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा जो मेन फोकस है वो कोर कंसेप्ट के साथ है कि जो बेसिक कंसेप्ट है इंडियन इकोनॉमी के उसको लिंक करेंगे करंट अफेयर के साथ, और एक करंट बेस्ड अप्रोच के साथ जो है वो हम चलेंगे। फिर इससे क्या है कि जो हमारा GS3 है वो पूरा प्रॉपर जो है वो प्रिपेयर होगा। जो क्लास है हमारी ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, प्लस जो PDF फाइल है नोट्स की वो आप टेलीग्राम से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर जो हमारा क्लास ग्रुप है उसमें भी आपको जो है वो PDF फाइल्स मिल जाएगी। देन उसके बाद देखो, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने इंडियन इकॉनमी के बारे में बात करी थी कि हमारी जो इकॉनमी है वो मिक्स्ड जो है वो मॉडल पर बेस्ड है, जिसमें हम बात करते हैं पब्लिक और प्राइवेट दोनों का जो है वो पार्टनरशिप रहती है। पब्लिक प्लस प्राइवेट यानी कि कॉपरेशन दोनों सेक्टर्स में जो है वो प्रमोट हो रहा है, और दोनों सेक्टर्स में जो ये कॉपरेशन है इससे फिर जो है वो हमारी इकोनॉमी जो है वो चल रही है। देन हमने बात करी थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी एक हिस्टोरिक मूव है, ये टर्म इंपॉर्टेंट रहती है, दैट्स वाई हम इसको एक बार और पढ़ रहे हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी एक हिस्टोरिक जो है वो एक इवेंट फैक्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि जब हाई बर्थ रेट होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, जब हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है, इन दोनों से हम मूव कर रहे हैं लो बर्थ रेट की तरफ और लो डेथ रेट की तरफ। तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, ठीक है, हाई बर्थ से हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट की तरफ, इसको कहा जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है। लाइक अगर हम बात करें फैमिली प्लानिंग, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सभी जो है वो कॉमन फैक्टर रहते हैं जिसकी वजह से जो है वो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखा जाता है। देन उसके बाद हमने बात करी थी पॉपुलेशन ग्रोथ की। तो हमने सबसे पहले देखा था 1881 से लेकर 1911 तक जो हमारी पॉपुलेशन है वो एकदम स्टेगनेंट थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि 1921 में, ठीक है, इसको कहा जाता है ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है एक तरह से। इसके बाद हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होनी शुरू हुई, और अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो हम फिर 2.4 बिलियन है। ठीक है, और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत के पास है, जो कि शेयर अगर हम बात करें तो 2.4% जो है वो टोटल जो ग्लोबल पॉपुलेशन हमारी उसका शेयर है। तो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा उसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, और साथ में एक फेज को डिस्कस करेंगे 1951 से लेकर 1991 कि ये जो फेज है इसके बीच में हमारी इकोनॉमी किस तरह की थी। प्लस साथ में जो हमारा फोकस रहेगा वो नीति आयोग की तरफ भी रहेगा, और नीति आयोग के साथ प्लानिंग कमीशन की भी बात करेंगे, और कुछ आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चंस के आंसर आपको जल्दी से जल्दी करने हैं ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब ह्यूमंस का, ठीक है, ओवरऑल हॉलिस्टिक इंक्लूसिव वे में डेवलपमेंट। अब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये तीन एस्पेक्ट जो है वो इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। सोशल में अगर हम बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्वालिटी। अब आप जब मेंस में लिख रहे हो ना, तो बस आप सोशल एस्पेक्ट में जस्ट एक सीधा एज एन एग्जांपल डालोगे, फॉर एग्जांपल इक्वालिटी। अब इक्वालिटी में भी आप मॉडर्न टर्म पे डालो, जैसे कि डिजिटल इक्वालिटी, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल करंट अप्रोच के साथ। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आप बता सकते हैं एम्प्लॉयमेंट प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, और ये देखो एक तो है कि तो सरकार रोजगार दे रही है, प्लस उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन, फिर आप इसमें एज एन एग्जांपल लिख सकते हो कि 33% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन को जो है वो दी जा रही है, तो वो इसमें आप एज एन एग्जांपल लिख सकते हो। देन उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इनका एक इनिशिएटिव दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर आप HAS के पेपर उठाकर देखोगे 2020-21 वाले, ठीक है, जो पहले जो ओल्ड ट्रेंड आता था पेपर्स का, तो उसमें ना आपको ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो ये डिफरेंट पैरामीटर्स है ना, इनको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बन रखे हैं। ऐसा मतलब इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है कि तीन चार दे रखे थे और उसमें से कहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट जो है वो एन इंडिकेटर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस तरह से जो है वो पहले क्वेश्चन बना हुआ था। तो यहाँ पे तीन डायमेंशंस को जो है वो मेनली देखा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है इसको? UNDP, याद रखना, UNDP जो है वो इसको रिलीज करता है। और इसमें डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज,
अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तीन जो है वो डायमेंशंस है। इसमें इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, एक पॉइंट। देन उसके बाद दूसरा आता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, और साथ में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, टोटल कितने साल और एक्सपेक्टेड ईयर्स। ये आपका जो है वो नॉलेज के रिगार्डिंग हो गया। देन उसके बाद डिसेंट जो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इसमें इंक्लूड किया गया है जीएनआई, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम, तो आप इसको यहां पर बता सकते हैं, जो कि परचेजिंग पावर पैरिटी होती है कि कोई पर्सन कितना खरीद सकता है। ये सभी पैरामीटर्स जो है वो प्रॉपर पूरा कैलकुलेट किया जाता है और देर आफ्टर जो है वो एक डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो रिलीज किया जाता है। उसमें फिर भारत की रैंकिंग भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो ये जो डेवलपमेंट, ये जो एचडीआई है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका जो कंसेप्ट है इसको डेवलप किया था एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने जिसका नाम था महबूब उल हक। महबूब उल हक ने जो है वो इसको डिस्कवर एक तरह से डेवलप किया था। और इसमें फिर उसके बाद जो अमृता सेन है उनके भी कुछ कंसेप्ट को जो है वो इंक्लूड किया गया, एम्बॉइड्स किया गया, जैसे कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या पर कैपिटा इनकम। तो ये दोनों जो है वो अमृता सेन के कंसेप्ट थे और बाद में जो है वो इनको इसमें इंक्लूड किया गया। पहली बार ये पब्लिश किया गया था 1919 में, 1990 में पहली बार पब्लिश किया गया था। और ये मेजर करता है एवरेज अचीवमेंट ऑफ अ कंट्री, कि एक कंट्री है उससे कितनी अचीवमेंट रही, उसकी कितनी अचीवमेंट रही है इन हर सेक्टर में। जैसे आपका ये लॉन्ग हेल्थी लाइफ हो गया, नॉलेज हो गया, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि इसमें कितनी जो है वो उसकी अचीवमेंट है, उन सभी को जो है वो प्रॉपर पूरा जो है वो कैलकुलेट करता है। देन उसके बाद भारत की रैंकिंग जो हमें याद रखनी है, तो देखो 2021 में जो हमारा रैंक था वो 135 था और 2024 में जो हमारा रैंक है वो 134। तो ये आपको याद रखना है। अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो 134 आपको जो है वो याद करके रखना है। इसमें टॉप में अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड आता है, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे आइसलैंड, फोर्थ पे हांगकांग, फिफ्थ पे स्वीडन। ये पांच तो आपको याद करके चलनी है। तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, ठीक है, ये आपको याद करना है। उसके बाद चाइना का रैंक 75th है, श्रीलंका का रैंक 78th है, भूटान का रैंक 125 है, यानी कि 125वां रैंक है भूटान का। बांग्लादेश का रैंक आता है 129, नेपाल का रैंक आता है 146 और पाकिस्तान का जो रैंक है वो है 164। तो ये याद करके रखना। देन उसके बाद जो ये यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका जो मेन टारगेट है एक तो पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, गरीबी को जो है वो खत्म करना वर्ल्ड वाइड। उसके बाद इसका जो दूसरा टारगेट है दैट इज सस्टेनेबल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रमोट करना और ह्यूमन डेवलपमेंट को जो है वो एनकरेज करना। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो प्रमोट करना, ठीक है, और साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट को एनकरेज करना इसका टारगेट है। इसको बनाया गया है 1966 में और किसने बनाया है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। मुझे जल्दी से बताओ कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुए हैं? यूएन एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? 1944। और जो इसका हेडक्वार्टर है ना यूएनडीपी का, वो न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो एचडीआई हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सेकंड उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और थर्ड है जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स, एसडीजीज। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, कितने हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और कितने टारगेट है इसमें? 17 गोल्स है और टारगेट कितने हैं टोटल? 169। तो ये याद रखना, ठीक है। देन उसके बाद फंक्शंस क्या रहते हैं? जो ये यूएनडीपी है, अगर इसको 1966 में बनाया गया तो इसके कुछ फंक्शंस रहते हैं, कोर फंक्शन। तो सबसे पहला तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ फोकस है और हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमें इन्हें जो है वो अचीव भी करना है। उसके बाद ये प्रमोट करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को ये प्रमोट करते हैं, जो एक पॉइंट ये हो गया। देन उसके बाद एक जो आपको याद करके रखना है दैट इज पॉवर्टी रिडक्शन, कि पॉवर्टी रिडक्शन का भी जो है वो उनका टारगेट है। प्रिवेंट करते हैं साथ में, ठीक है। एक तो फोकस रहता है कि कोई भी इकोनॉमी है उसको जो है वो क्राइसिस में नहीं जाने देना, कोई भी देश है उसको क्राइसिस में नहीं जाने देना, क्योंकि अगर कोई भी कंट्री क्राइसिस में जाती है तो डेफिनेटली जो वहाँ के लोग हैं वो सफ़र करते हैं। और सबसे ज़्यादा सफ़र जो है वो वनरेबल सेक्शन करता है, वो और ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं। और फिर जो हमारे ह्यूमन राइट्स होते हैं उनका भी जो है वो वॉयलेशन होता है। प्लस साथ में इनका टारगेट रहता है कि अगर कोई देश क्राइसिस में चल गया है तो उसकी हेल्प करो, रिकवरी जो है वो क्राइसिस से करवाने का टारगेट भी जो है वो यूएनडीपी का है।
देन ये यहाँ पर डी है, इसको करेक्ट कर लेना एक बार। देन उसके बाद एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इनका टारगेट रहता है क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना, रिन्यूएबल सोर्सेज को एनकरेज करना, ठीक है, कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी के उसको प्रमोट करने का यहाँ पे टारगेट है। और फिर इनके रिगार्डिंग अगर आप ये 17 जो एसडीजीज हैं इनको अगर याद कर लोगे ना, तो जो 17 एसडीजीज है वही यूएनडीपी के फंक्शन है। तो अब आपके लिए टारगेट है कि आपको जो है वो सैटरडे तक ये 17 के 17 जो है वो गोल्स याद होने चाहिए, प्रॉपर पूरे एग्जैक्ट याद कर लो। फिर हम क्या करेंगे, जो कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे उसमें इसको लिंक करते जाएंगे। देन ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन करने का टारगेट भी जो है वो यूएनडीपी का रहता है। हमारे यहाँ पर भारत में मिलता यूएन, जैसे ये है ना हमारा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ग्लोबल लेवल पर, तो वैसे ही नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है जिसको स्टार्ट किया गया था 2001 में, और इसको शुरू किया था प्लानिंग कमीशन ने। और अभी प्लानिंग कमीशन जो है वो नीति आयोग है। प्लानिंग कमीशन जो है वो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? प्लानिंग कमीशन, नॉट नीति आयोग। 1951 टू जीरो, जीरो, वन या टू? 1950, 1950 में बनाए। देन उसके बाद 1951 से लेकर 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान रहा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले प्लानिंग कमीशन बन चुका है, उसके बाद प्लानिंग का जो है वो 5 ईयर प्लान सिस्टम चला था। तो प्लानिंग कमीशन, उसके बाद 2014 में प्लानिंग कमीशन खत्म हो जाता है और 2015 से जो है वो नीति आयोग ने काम करना शुरू कर दिया। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ या फॉर या ऑफ? ये एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ रखा है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग लाइक की जो नीति आयोग की एब्रीविएशन है पूरी की पूरी, इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बन रखा है। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो फॉर है, ऑफ नहीं है, बस इसी तरीके से वो इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूट कर देगा, इस तरह से जो है वो खेल खेलते हैं हमारे साथ। तो याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो नीति आयोग की जो है वो फुल फॉर्म है। देन उसके बाद एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, दोनों को साथ में कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसको पब्लिश करता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी लिखा है इसको, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होगा ये, ठीक है। और साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूएनडीपी, ये तीनों मिलकर इसको रिलीज करते हैं। और इसमें जो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, जो इसका रैंक होता है ना, कितना प्रॉपर रह रहा है, ठीक है, प्रॉपर पैरामीटर रहते हैं, वो 0 से लेकर 1 के बीच में है। 0 से लेकर 1 के बीच में जाओ प्रॉपर, यहाँ पर जो है वो जितने भी जो ये पैरामीटर्स हैं इनको मेजर किया जाता है। और इसमें ये कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द MPI 2023, ठीक है, इंडिया ने, ठीक है, अराउंड 415 मिलियन जो है वो पीपल को जो है वो अपलिफ्ट किया है पॉवर्टी से बिटवीन 2006 से 2021। तो 415 लोग जो है वो पॉवर्टी से बाहर आए हैं। और ये इंडिया की अचीवमेंट है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं कि हमारी एक सक्सेसफुल अचीवमेंट रही है कि हमने अराउंड 415 मिलियन जो लोग हैं उनको जो है पॉवर्टी से बाहर निकाला है। तो अभी हमारा ये टारगेट आना चाहिए कि हमें पॉवर्टी को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना है। जो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें भी कुछ जो है वो पैरामीटर्स रहते हैं जिसके बिहाव पे इसको मेजर किया जाता है। तो इसमें टोटल अगर हम बात करें तो 3 जो है वो पैरामीटर्स है और इसमें 10 जो है वो डायमेंशंस है। सिमिलर है कि जो डायमेंशंस है इनको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इसको याद कर लेना है। और अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, यहाँ पर भी 3 जो ये मेन है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। तो हेल्थ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूट्रिशन की तरफ फोकस किया जा रहा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी की तरफ फोकस किया जा रहा है, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ डेथ। देन उसके बाद एजुकेशन,
एजुकेशन में देखा जा रहा है ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने साल स्कूल गए हो, प्लस उसके बाद अटेंडेंस भी देख रहे हैं भाई, स्कूल तो गए लेकिन अटेंडेंस कितनी लगाई, बंक की तो नहीं मारे कहीं। तो ये भी यहाँ पर प्रॉपर कैलकुलेट किया जा रहा है। उसके बाद लिविंग अगर हम बात करें स्टैंडर्ड यानी कि जो हमारा रहता है, इसमें देखा गया कि कुकिंग फ्यूल कितनों के पास है, इसमें देखा गया सैनिटेशन प्रॉपर हाइजीन फैसिलिटीज कितनों के पास है, ड्रिंकिंग वाटर कितनों को मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी किन के पास है, हाउसिंग और एसेट्स किन के पास है। तो ये प्रॉपर पूरा कैलकुलेट किया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। देन उसके बाद सिमिलर जैसे ग्लोबल लेवल पर है ऐसे ही इंडिया लेवल पर भी होता है जिसका नाम है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, एमपीआई। और इसमें अगर हम बात करें तो इसको पब्लिश करता है नीति आयोग, और पहली बार जो वो नीति आयोग ने 2021 में पब्लिश किया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर हम बात करें नेशनल लेवल पर तो सबसे पहले कब पब्लिश किया था भारत में, प्लानिंग कमीशन ने किया था, कब किया था, अभी पढ़ा हमने, 2001, ठीक है। अब देखो जो ये इंडिकेटर्स रहते हैं ना यहाँ पे जब नीति आयोग कैलकुलेट कर रहा है नेशनल लेवल पर, तो हेल्थ एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पर इंक्लूडेड है। लेकिन हेल्थ में ना हमने और कंसेप्ट को इंक्लूड कर दिया, जैसे कि न्यूट्रिशन के साथ हमने बात करी चाइल्ड एंड एडोल्सेंट मोर्टेलिटी, हमने बात करी मैटरनल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ को भी हमने इंक्लूड किया है मल्टी जो हमारी ये डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है इसमें। देन उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर हमने बात करी ईयर ऑफ स्कूलिंग की और स्कूल अटेंडेंस की। और उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमने बैंक अकाउंट को भी इंक्लूड किया है कि कितनों के पास बैंक अकाउंट है या नहीं, क्योंकि जो जन धन योजना थी ना उससे हमें बहुत अचीवमेंट मिली और तकरीबन सभी का अकाउंट जो है वो जीरो बैलेंस के साथ जो है वो जन धन योजना में ओपन किया गया। देन उसके बाद एसेट्स के बारे में इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल, ये सभी भी जो है वो इंक्लूड होते हैं। और अगर हम बात करें ये एक ग्राफ है जिसको आप नोट भी कर सकते हैं और अपने जो है वो आंसर में इंक्लूड भी कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो है वो लार्जेस्ट जो है वो डिक्लाइन देखा गया है नंबर ऑफ एमपीआई पुअर इन लास्ट 9 ईयर। तो ये भी हमारी एक अचीवमेंट है। तो पहले हमने बात करी थी 415 मिलियन लोगों की कि इनको जो है वो सरकार ने पॉवर्टी से बाहर निकाला है, तो अब आप इसको भी बता सकते हैं कि जो हमारे मेन पॉपुलेटेड रीजन है वहां से भी हम जो है वो इम्प्रूवमेंट जो है वो लेकर आए हैं। देन उसके बाद नीति आयोग के बारे में बात करते हैं तो 1 जनवरी 2015 को बनाया गया, ठीक है। और इनका जो मेन फोकस रहता है, देखो नीति आयोग एक थिंक टैंक है, नीति आयोग क्या है, एक थिंक टैंक है जो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव, कोऑपरेटिव जब ये सबको साथ लेकर चल रहा है, जैसे कि अगर हम बात करें नीति आयोग की कंपोजिशन में, यहाँ पर चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसके बाद यूनियन के कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन कैबिनेट होती है के कुछ मेंबर्स होंगे यहाँ पे, उसके बाद एक सीईओ होता है, और सीईओ अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम पे बीवीआर सुब्रमण्यम है। मेंबर्स अगर हम बात करें यहाँ पे तो सीएम होंगे, ठीक है, जिन स्टेट्स के पास जो है वो अगर हम बात करें यहाँ पर सॉरी स्टेट्स के सीएम होंगे, और जिन यूनियन टेरिटरी के पास सीएम है उनके सीएम यहाँ पर होंगे। अदरवाइज जो जिन यूनियन टेरिटरी के पास जो है वो सीएम नहीं है तो वहाँ के जो एलजी है वो जो है वो नीति आयोग के मेंबर होंगे। तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। प्लस नीति आयोग जो है वो कम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट करता है, कैसे, जैसे कि एचडीआई हो गया, एमपीआई हो गया, कंपोजिट वाटर इंडेक्स हो गया, ग्लोबल गवर्नेंस इंडेक्स हो गया, ठीक है, और अटल इनोवेशन मिशन हो गया। तो ये सभी भी जो है वो नीति आयोग रिलीज करता है। और आई एम श्योर मैम आपको क्लियर हो गया होगा आपका आंसर अटल इनोवेशन मिशन को लेकर अब, ठीक है। तो ये एम्फसाइज करता है बॉटम अप अप्रोच के साथ। मतलब देखो जब क्या होता है कि कोई भी पॉलिसी बननी होती है ना तो पंचायत से जो है वो फिर डिमांड्स की जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट से आगे भेजी जाती है। तो एक बॉटम अप अप्रोच लेकर चल रहे हैं कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से जो है वो हम हायर लेवल पर चलेंगे। पहले जो प्लानिंग कमीशन था ना, प्लानिंग कमीशन जो है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच के साथ चल रहा था। तो फिर इसलिए राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि अगर मैं 1 रुपए देता हूं यहां से तो वो 10 पैसे पहुंचते हैं किसी एक आदमी के पास जाके। तो वो होगी टॉप टू बॉटम अप्रोच। लेकिन नीति आयोग डायरेक्ट पैसा डाल रहे हैं, फिर नीति आयोग कह रहा है कि डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करो, क्योंकि थिंक टैंक है ना, सोच रहा है, असली काम तो नीति आयोग कर रहा है। तो ये भी ध्यान में रखना।
तो इनिशिएटिव्स अगर हम बात करें नीति आयोग के, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स ये रिलीज करते हैं, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स ये रिलीज करते हैं, अटल इनोवेशन मिशन ये रिलीज करते हैं। इनका एक प्रोजेक्ट है साथ, सबको साथ लेकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अब ब्लॉक लेवल पर पहुंच चुका है। उसके बाद इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज करते हैं, ग्लोबल गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज करते हैं, हेल्थ इंडेक्स भी जो है वो यही रिलीज करते हैं। तो ये सारे के सारे याद करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, और यूपीएससी में पूछा गया, ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन शेयर कर चुका हूँ। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में प्लानिंग किस तरह से होगी। तो जो हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री थी, उसमें मैंने बहुत सारे प्लान के बारे में बात किया था। एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, नेशनल इकोनॉमिक कमेटी बनी थी एक, ठीक है, एनपीसी 1938 में इसको बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, हरिपुरा सेशन हुआ था। इसके चेयरपर्सन कौन थे? ठीक है, जेएल नेहरू, ओके। और बॉम्बे प्लान 1944 में आया था। उसके बाद गांधीयन प्लान आया था 1944 में, ये भी आया था, लेकिन बॉम्बे प्लान जनवरी में आया था, उसके बाद गांधीयन। श्रीमन नारायण जो है वो उसको लेकर आए थे गांधीयन प्लान को, और पीपल्स प्लान लेकर आए थे एम एन रॉय 1945। बॉम्बे प्लान जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने लेकर आया था। ये जो तीनों के तीनों प्लान है ना, इनको पेपर प्लान्स कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग हुई, फाइनल रिजल्ट नहीं निकला इनसे, कुछ नहीं, सिर्फ इन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा करते हैं। जैसे कि बॉम्बे प्लान ने कहा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर फोकस करते हैं, गांधीयन प्लान ने कहा कि खादी और जो जो रूरल एरियाज है वहां पर जो है वो ट्रेडिशनल हैंडलूम्स को प्रमोट करना चाहिए। पीपल्स प्लान की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले लोगों के बारे में सोचो। लेकिन ये सब पेपर प्लान थे, कामयाब नहीं हो पाए। फाइनल जो प्लानिंग रहती है दैट इज प्लानिंग कमीशन, जो कि 1950 में बनाया गया, और इसके बाद फिर 5 ईयर प्लान सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। अब ये प्लानिंग प्लानिंग क्यों, आजादी के बाद हमने क्यों प्लानिंग के ऊपर फोकस किया? तो यहां पर कुछ एक ऑब्जेक्टिव रहते हैं हमारे। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था कि हमें सबका वेलफेयर प्रमोट करना है। अब एग्जांपल में ऐड कर दो डीपीएसपी, कौन सा आर्टिकल कहता है टू प्रमोट वेल, इट बिकम स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट वेलफेयर। आर्टिकल, इट बिकम स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट वेलफेयर। आर्टिकल 38, क्योंकि 36 में तो देखो डेफिनेशन है, 37 में कहा है कि कुछ प्रिंसिपल्स है जो स्टेट को फॉलो करनी है, फिर 38 जो वेलफेयर प्रमोट करना है। उसके बाद रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को हटाना है। देन आप यहाँ पर एज एन एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि हमने 415 मिलियन लोगों को बाहर निकाल दिया गरीबी से। फिर इंश्योर करना सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के दो पैरामीटर्स है, एक तो एडिक्वेट लिविंग वेजेस होनी चाहिए। कौन से आर्टिकल में मेंशन है कि लिविंग वेजेस देनी है एडुकेट? आर यू श्योर? 41 में क्या मेंशन है? काम। 42 में पैसा, ठीक है, ओके, चलेगा। और फ्री लीगल एड का भी ध्यान में रखना, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ सोशल जस्टिस, जो कि आर्टिकल 39A में मेंशन है। देन उसके बाद इक्वालिटी प्रमोशन, सोशल जस्टिस का एक भी ये भी पार्ट रहता है, और कि इक्वालिटी को भी प्रमोट करना है। और जो हमारा प्रेम्बल है ना, उसमें अगर हम बात करें तो जस्टिस जो है वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीन एस्पेक्ट में है, ठीक है, तो ये भी याद रखना। सोशल जस्टिस, ठीक है, आप प्रेम्बल को भी यहाँ पर जो है वो रेफरेंस में लिख सकते हो। उसके बाद इनका जो मेन टारगेट रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, दैट इज इंश्योर करना, प्रमोट करना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फिर जब ये सब अचीव, ये सब ऑब्जेक्टिव रहेंगे, डेफिनेटली है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो अचीव होगी। अब देखो हम क्या करते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए हमें कभी 250 नंबर का क्वेश्चन आ गया या 2 to 5 का क्वेश्चन आ गया, और हमें जो है वो एक वैलिड 5 से 6 पॉइंट पता है, लेकिन हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, दैट इज कि हम जनरल पॉइंट नहीं लिख पाते, जो एक कॉमन पॉइंट होते हैं ना, जो हर आंसर का पार्ट होते हैं, वो हम नहीं लिख पाते। तो हमें ऐसे पॉइंट्स को स्ट्रांग बनाना है, जब हम ऐसे पॉइंट्स को जो बिल्कुल जर्नल है, हर आंसर का पार्ट बन सकते हैं, तो अगर हमें उनको रेगुलर पढ़ने की, रेगुलर लिखने की आदत हो जाती है, तो उससे क्या है कि अगर हमें कुछ भी नहीं आता ना, तो हम कुछ तो लिख देंगे। देन उसके बाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में हम बात करेंगे। डेमोक्रेसी और सोशलिज्म, सोशलिज्म मतलब स्टेट का कंट्रोल रिसोर्सेज के ऊपर, और डेमोक्रेसी मतलब वो स्टेट, वो गवर्नमेंट जो लोगों ने बनाई है। तो यहाँ पर फिर पब्लिक प्राइवेट जो है वो ऑनरशिप जो है वो वर्क करती है।
लेकिन यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो आपको ध्यान में रखना है कि कोई जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा फिर, मतलब लाइक कि जो अपॉर्चुनिटीज है वो सबके लिए एक जैसी होंगी। रिच पुअर वाला, हाँ जी। मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी कैपिटलिज्म प्योर कैपिटलिज्म नहीं होता, और कोई भी सोशलिज्म प्योर सोशलिज्म नहीं होता। अगर आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो रशिया भी जो है वो प्राइवेट कंपनीज को जो है वो परमिशन देता है। लेकिन हम जो कंसेप्ट समझ रहे हैं ना, दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कैपिटलिज्म में भी अगर हम बात करेंगे ना, तो कैपिटलिज्म में भी क्या होता है देखो, जो यूएस की गवर्नमेंट है वो मार्केट पे कुछ कंट्रोल लगाती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, वरना तो सारे सारे बिजनेसमैन अपनी मर्जी करते रहेंगे। वहां भी कंट्रोल होता है। तो सिमिलर ऐसा रहता है कि सोशलिज्म में भी कंट्रोल होता है। सोशलिज्म में रहता है कि जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर स्टेट का कंट्रोल होगा। लेकिन अगर स्टेट का ही कंट्रोल होगा तो फिर तो कंपटीशन होगा ही नहीं, और जब कंपटीशन नहीं होगा तो मार्केट कैसे ग्रो करेगी। तो वहां पे भी प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप रहती है, दोनों की ऑनरशिप रहती है एक साथ, जिसमें ये नहीं रहता फिर कि इसमें क्या होता है कि अब एक पॉइंट समझना। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में जब हम कहते हैं कि हमने सरकार बनाई, तो हमारे यहाँ पर कंसेप्ट आता है ना वोट का। तो हमारी एक गरीब बंदे की वोट भी वो उतनी ही होगी, जिसके पास कम पैसा है उसकी वोट भी उतनी ही होगी, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसकी वोट भी इक्वली रहेगी, कोई फर्क नहीं होता। तो सरकार दोनों ने मिलकर बनाई, वोट दोनों ने मिलकर डाली, दोनों ने, ठीक है। अब सरकार दोनों के लिए सेम है, ठीक है। ठीक है, वो कोई अगर पर्सन रिच है तो उसके अलग जो है वो वे ऑफ लाइफ है, और एक अगर कोई पर्सन जो है वो मिडिल जो है वो फैमिली से है, मिडिल क्लास फैमिली से है, तो उसकी अलग है। बट लेकिन यहाँ पर सरकार दोनों के लिए वेलफेयर को प्रमोट करेगी। तो ये फिर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में आता है। देन जो हमें कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है, कि स्टेट का, अगर स्टेट या गवर्नमेंट का जो रोल रहता है मेनली सोशलिज्म में यही रहता है कि वेलफेयर को प्रमोट करना, और जो रिसोर्सेज रहते हैं और जो मार्केट है उसके ऊपर कंट्रोल बना के रखना। लेकिन याद रखना, कंट्रोल भी सिर्फ उतना जितने में कंपटीशन बना रहे। ज़्यादा स्टेट का कंट्रोल अगर होता है तो वो भी इकॉनमी के लिए ठीक नहीं होता, फिर वो लाइसेंस राज सिस्टम हो जाता है, जैसा कि हमने नया 1991 से पहले फेस किया था। क्लियर हुआ आप? ठीक है। तो सोशलिज्म में एक तो स्टेट जो है वो वेलफेयर को प्रमोट करता है सोसाइटी में। सेकंड, उसके बाद वो रिसोर्सेज और मार्केट के ऊपर प्रॉपर पूरा कंट्रोल करके रखता है प्रॉपर, ताकि जो है वो मेनली क्या होता है देखो, कि बस चीटिंग ना हो, कोई भी करप्शन के रिगार्डिंग या कुछ भी ऐसा ना हो कि एक पार्टी पे जो है वो फायदा उठा जाए। फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसके ऊपर प्रॉपर पूरी नजर रखता है। अब ये कंसेप्ट आता कहाँ से है सोशलिज्म का, देखो पहले जो है वो जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनी थी। लेकिन ये माना जा रहा था कि कैपिटलिस्ट सबसे बेस्ट है पहले तो, ठीक है, कि ठीक है प्राइवेट प्लेयर्स है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन जब ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस हुए ना, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ ना इन 1930 का, तो ये यूएस की जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी ये क्रैश हो गई। अब जो लोग इनको फॉलो कर रहे थे वो भी डूब गए। तो फिर यहाँ पे कार्ल मार्क्स जो है वो एक कंसेप्ट लेकर आते हैं, वो कहते हैं सोशलिज्म, कि भाई नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं, अगर सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में होगा तो वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करेंगे, जो आम लोग हैं उनके इंटरेस्ट के बारे में कौन सोचेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए जहां पर जो है वो स्टेट का भी कंट्रोल हो। तो दैट इज सोशलिज्म, कि स्टेट का कंट्रोल है। फिर हमने ये रियलाइज किया, अब हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो हमने कहा कि हमारे पास फिर सोशलिज्म की वो फॉर्म होगी जिसमें हम ये कहेंगे कि ये जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। तो जो पहली सोशलिस्ट इकोनॉमी थी वो रशिया थी, ठीक है। और अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में मिक्स्ड मॉडल आता है, हम प्राइवेट को भी कहते हैं कि आप भी जो है वो ग्रो करो, और हम पब्लिक सेक्टर को भी मेंटेन करके रखे हैं ताकि जो है वो वेलफेयर का कंसेप्ट प्रमोट हो। और इसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और मेन टारगेट यही रहता है कि जो कार्ल मार्क्स ने उस टाइम पे कहा था कि प्राइवेट सेक्टर से जो है वो, प्राइवेट सेक्टर एक तो यही रहता है कि जो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये कुछ लोगों के हाथ में रहेगी, बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाथ में रहेगी, तो सिर्फ प्रॉफिट उनका होगा।
देन उसके बाद फीचर्स की बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या क्या फीचर्स आते हैं। अभी आपको ये क्लियर होगा कि क्यों हम जो है वो डेमोक्रेटिक जो है वो सोशलिज्म की तरफ गए। तो देखो, सबसे पहला है कि डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है उसमें हमारा फेथ बना रहेगा। पहला पॉइंट कैसे, हमने बात करी हमें इंडिविजुअल वेलफेयर को भी प्रमोट करना है और हमें कम्युनिटी वेलफेयर को भी प्रमोट करना है। अब देखो, इंडिविजुअल वेलफेयर की बात आती है तो दैट इज प्राइवेट कंसेप्ट, ठीक है। लेकिन कम्युनिटी वेलफेयर तो ये पब्लिक आ गया। तो जब कम्युनिटी की बात करी हमने, तो हमने जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया, ठीक है। हमने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल से लीगल राइट बना दिया, क्योंकि हमें पता था कम्युनिटी वेलफेयर को प्रमोट करना है। अगर जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश नहीं किया तो जो कम्युनिटी है, फार्मर्स है, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो जमीन है ही नहीं। जमीन तो सारी मैक्सिमम जमींदार के पास थी। तो दैट्स वाई हमने क्या किया कि कम्युनिटी वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए हमने क्या किया, हमने जो जमींदार, उनके जमींदारों ने भी वोट डाला था, लेकिन वो कम्युनिटी वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए जरूरी था, इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट शेड्यूल को ऐड किया। और फर्स्ट शेड्यूल, सॉरी, 9 शेड्यूल को ऐड किया फर्स्ट अमेंडमेंट से। और फिर हमने क्या किया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था, या अगर हम बात करें जो जमींदारी सिस्टम था जिसके रिगार्डिंग जो एक्ट आया था, उसको हमने उसमें डाल दिया कि जमींदारी अबॉलिश हो गई। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर दूसरा टारगेट रहता है, दैट इज हमें पॉवर्टी को कम करना है, रिमूव करना है, हटाना है, एलिमिनेट करना है बिल्कुल, ताकि जो इनक्वालिटीज है हम उनको एड्रेस कर सके। कैसी, इनकम, वेल्थ, एजुकेशन, और ये सब डीपीएस में मेंशन है। देखो, वेल्थ का मतलब क्या हुआ, भारत में आज भी अगर हम बात करें तो 40% ऑफ द लैंड जो है वो 1% लोगों के कंट्रोल में है। सॉरी, 40% ऑफ द वेल्थ जो है वो 1% लोगों के कंट्रोल में है। बाकी जितने भी 60% बचती है वो पूरे भारतीयों के पास है। सिर्फ 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है। तो इस तरह के, अभी लाइक अगर मान लीजिए कल को ऐसा होता है कि यही 1% के पास 90% आ जाए, 90% भारत की वेल्थ आ जाए, तो फिर ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगी क्या? क्योंकि डोमिनेशन तो 1% लोगों का हो जाएगा सारा का सारा। पूरी इकोनॉमी इनके कंट्रोल में आ जाएगी, और जिसके कंट्रोल में इकोनॉमी आ गई उसके लिए पॉलिटिक्स की क्या ही बात है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस होते देरी नहीं लगेगी। आज भी अगर हम बात करें तो, आज भी अगर कुछ ऐसा हो जाए जो कि बड़े बिजनेसमैन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट चला जाए, तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आते देरी नहीं लगेगी पार्लियामेंट में। और अब तो सरकार भी 200-400 पार वाली नहीं है। तो इसलिए फिर सरकार का ये टारगेट रहता है, इसीलिए हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को प्रमोट किया कि ठीक है, आप 1% 40% में हो, चलो कोई बात नहीं, आप अपना रखो अपने पास, क्योंकि आपके थ्रू भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रमोट हो रही है। लेकिन हम भी वेलफेयर को प्रमोट करके रहेंगे, तो सरकार भी कहती है। देन उसके बाद इंश्योर करना इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ये भी सरकार का टारगेट रहता है। पब्लिक प्लस प्राइवेट पार्टनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यानी कि कॉपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना। उसके बाद सोशल गेन की तरफ फोकस रहता है रेदर देन पॉलिटिकल। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में ये भी कंसेप्ट आता है कि सोशल गेन की तरफ ज़्यादा फोकस करना है रेदर देन पॉलिटिकल। बट लेकिन होता इसका उल्टा ही है प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो। उसके बाद साथ में जो पावर कंसिडरेशन है उसको चेक करते रहना, एड्रेस करते रहना, कि पावर जो है वो फ्यू पीपल के हाथों में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम वेल्थ की बात करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैक्सिमम वेल्थ जो है वो कुछ लोगों के पास ही चली जाए। तो ये भी जो है वो यहाँ पे सरकार का जो है वो टारगेट रहता है। देन उसके बाद इकोनॉमिक मॉडल की अगर हम बात करें, ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक होता है कैपिटलिज्म, एक होता है सोशलिज्म। कैपिटलिज्म में जनरली प्राइवेट प्लेयर होते हैं, लेकिन यहाँ भी जो कैपिटलिज्म होता है वो कंट्रोल्ड होता है। सोशलिज्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो आपको फैक्टर देखने को मिलेंगे, एक तो पब्लिक फैक्टर होता है, दूसरा मिक्स्ड। पब्लिक, सब कुछ सरकार का, सरकार ही देख रही है, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में है, ठीक है, सरकार प्रॉपर मैनेज कर रही है, तो दैट इज पब्लिक, यानी कि एक प्रॉपर प्योर, ठीक है। और मिक्स मॉडल में हम बात करते हैं कि कुछ पब्लिक देख रही है, कुछ सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर देख रहा है, दोनों का जो कॉपरेशन चल रहा है दैट इज पब्लिक प्लस प्राइवेट मिक्स्ड जो है वो सोशलिज्म। और भारत में मिक्स सोशलिज्म की जो फॉर्म है दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में हम चलते हैं प्लान इकोनॉमी की तरफ। जब ये प्लान इकोनॉमी की तरफ हम 1951 से लेकर 1991 तक चल रहे थे ना, तो यहाँ पर हम सिर्फ सोशलिज्म को फॉलो कर रहे थे। हमने कहा कि हम सोशलिज्म की तरफ चल रहे हैं और सोशल वेलफेयर के लिए ही हमारे सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गरीबी हटाओ, जमींदारी सिस्टम अबॉलिशमेंट, ठीक है, बैंक्स नेशनलाइजेशन,
तो इसमें क्या हो रहा है कि सारा का सारा कंट्रोल किसके पास रह रहा है, गवर्नमेंट के पास रह रहा है। लेकिन आफ्टर 1991 हमने कहा कि कैपिटलिज्म भी ग्रो होगा, कंट्रोल कैपिटलिज्म। हमने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, एलपीजी रिफॉर्म्स जो होते हैं। तो उसके बाद हमने फेज मैनर में जो है वो अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया, इवन लाइक इंडियंस की जो इंडियन जो है उनको भी अलाउ किया कि आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म। तो हमारे यहाँ पर ठीक है, हम वेलफेयर के कंसेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं अंडर द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लेकिन साथ के साथ में हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म। देन उसके बाद अब हमारा जो टारगेट रहेगा, हम पब्लिक सेक्टर के बारे में बात करेंगे बिटवीन 1951 टू 1990, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद हमारे पास ना एक कंसेप्ट आया, बहुत लोग वो कहने लगे, ठीक है, कि बिना सरकार के, विदाउट गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, कोई भी एक्सेलरेशन पॉसिबल ही नहीं है, ये कह दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि हमने क्या किया, हमने ना 5 ईयर प्लान सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, जो कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंडर आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम बात करें, एक तो लोगों ने ये कह दिया कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ग्रोथ, डेवलपमेंट सरकार के बिना हो ही नहीं सकती, ऐसा जो है वो मान लिया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर यहां पर क्या हुआ कि एक तो ये बात कही, फिर सरकार क्या करा, सरकार ने क्या किया, रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म। मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो विदाउट गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं है, और ये सही भी है। क्यों, अगर सरकार के बिना, अगर आप हम ये सोचते हैं कि हम जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करेंगे, तो क्या कोई जमींदार खुद से जमींदारी को अबॉलिश करता? यस और नो? नहीं करता ना। इवन लाइक मोस्ट ऑफ द जमींदार वर इन फेवर, इवन ड्यूरिंग 1850s, जमींदारी एसोसिएशन वो डिमांड कर रहे थे कि परमानेंट सेटलमेंट को पूरे नेशन वाइड इंप्लीमेंट कर दो, क्योंकि उससे जमींदार को प्रॉफिट हो रहा है। तो आफ्टर, अगर हम बात करें कि जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान जब आज़ाद हुए, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि उन्होंने जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश नहीं किया। तो उनके जमींदारों का स्टिल जो है वो स्ट्रांग होल्ड अभी भी बना हुआ है। तो जो वहाँ के फार्मर्स हैं उनके पास कम जमीन है, लेकिन हमने सबसे पहले जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया, कि हमें पता था कि ये क्राइसिस ला सकता है इकोनॉमी में। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो ये आज़ादी के बाद एक बिलीफ जो है वो माना जा रहा था, ये वाइड स्प्रेड एक बिलीफ चल रहा था कि बिना सरकार की इंटरफेरेंस के इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल भी रहता है, कैसे रहता है, जब ये 5 ईयर प्लान सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तो रैपिड एक्सपेंशन हमें देखने को मिलती है पब्लिक सेक्टर में। कैसे? हमने कहा कि हैवी इंडस्ट्री की तरफ हमने फोकस किया सेकंड 5 ईयर प्लान में। हमने कहा कि कैपिटल गुड्स जो है वो हमारे अपने होने चाहिए। फिर हमने बात करी कि मिक्स इकोनॉमी को हम फॉलो करेंगे, दैट इज पब्लिक प्राइवेट, लेकिन प्राइवेट पहले कम था, हम पब्लिक की तरफ ज़्यादा बात कर रहे थे। सरकार इन्वेस्ट करेगी सबसे ज़्यादा, यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद वेलफेयर पॉलिसीज जो सरकार चलाएगी, सरकार के इनिशिएटिव, ठीक है, सारे के सारे। और गवर्नमेंट की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पब्लिक सेक्टर यानी कि पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करने की। तो ये एक जो जो हमारा विश्वास था कि सरकार अच्छा करेगी, सरकार सबका वेलफेयर सोचेगी, तो सरकार ने कुछ किया भी, और उसका रिजल्ट हमें, इकोनॉमी एक ऐसा कंसेप्ट है, इमीडिएट रिजल्ट नहीं आपको देखने को मिलते। जब आप बड़े लेवल पर रिफॉर्म करते हो तो उसके जो रिजल्ट है आपको लॉन्ग टर्म देखने को मिलेंगे। तो जो उस टाइम पे हमारी अचीवमेंट जो शुरू हुई, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हमने ट्रैक पर आए, वो स्टिल आज भी हम जो है वो वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमी है। देन उसके बाद इसमें शॉर्ट कमिंग्स भी है, कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है, कुछ डिमेरिट्स भी है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो ये गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर की हमने बात करी कि सरकार ही सब कुछ देख रही है, सरकार के कंट्रोल में सब कुछ है, तो इसमें ना हमारे पास जो रिटर्न्स है ना वो उतने ज़्यादा नहीं मिले हमें। जैसे क्यों? क्योंकि लाइसेंस राज था, आपको हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अगर परमिशन नहीं ले, फिर आधा टाइम तो परमिशन लेते ही चला जाता था। ऐसा होता है ना आज के टाइम पे भी, अगर सरकारी काम हो रहा है, तो जैसा कि कोई किसी ठेकेदार ने कोई सरकारी काम किया, तो वो अपनी लेबर को महीना भर तो यही बोलता रहता है कि पेमेंट नहीं आई, क्यों? क्योंकि यार वो बिल पास नहीं हुआ अभी। दैट इज द काइंड ऑफ लाइसेंस राज। कंपटीशन अगर नहीं होगा, ठीक है, तो सबके अपने रेट होंगे मन मर्जी के। लेकिन अगर कंपटीशन होगा तो पता है कि अगर मैंने नहीं किया तो कोई और कर देगा ये काम। तो फिर क्या होगा, अगर लेसर कंपटीशन है तो
सिर्फ एक का पर्सन, उसके कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसने करना तो उसने करना। लेकिन जब दो बंदे हैं किसी काम को करने वाले, तो फिर क्या हो गया कि कंपटीशन हो गया। अब वो कंपटीशन की वजह से अगर एक ने नहीं किया तो दूसरे ने करना है, एक तो ये हो गया। ऊपर से ये हो गया कि अगर इसने अच्छे से नहीं किया और अगर दूसरे पर्सन ने अच्छे से कर दिया, तो फिर वो भी एक कंपटीशन है, तो फाइनली क्या होगा, काम तो अच्छा होगा। ऊपर से गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। जो एक गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है ना, ये बड़ी डेंजरस होती है अगर यहाँ पर करप्शन हो जाए, अगर यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा है, तो डेवलपमेंट पॉलिसी प्लानिंग ऑफिसों में ही रह जाती है। लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये भी एक रहता है कि जितना हमने सोचा था उससे कम जब हमने यूटिलाइज किया। प्लस अदर रीजन भी यहाँ पर आते हैं कुछ, कि जो शॉर्टकमिंग्स में इंक्लूड कर सकते हैं। एक तो ऑटोनॉमी नहीं थी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, सारा के सारे डिसीजन जो है वो सेंट्रलाइज थे, सेंटर से लेकर डिसीजन आ रहे थे। उसके बाद पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी एग्जैक्ट, उस टाइम तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी नहीं था। तो आप बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल राइट टू इन्फॉर्मेशन तो अभी आया, पहले नहीं था। उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज होती है। वैसे तो ये कहा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हुई आफ्टर द इंडिपेंडेंस, बट लेकिन उतने हाई लेवल पर नहीं हुई। ठीक है, काफ़ी सेक्टर्स में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट देखी गई है। और ये जो फेज रहती है ना 1951 से लेकर 1991 तक की, इसको हिंदू ग्रोथ रेट भी कहा जाता है, तो ये याद रखना। इसको क्या कहा जाता है, हिंदू ग्रोथ रेट। ये टर्म एक बार एग्जाम में पूछी गई है कि हिंदू ग्रोथ रेट एक्चुअल में है क्या। देन उसके बाद 1991 के बाद क्या हुआ है, वो भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, लाइसेंस राज सिस्टम को एंड किया, खत्म किया लाइसेंस राज सिस्टम को। और यहाँ से जो है वो प्राइवेट एरियाज, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इनवाइट किया, कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो सरकार का जो है वो सरकार को सपोर्ट करे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और साथ में वेलफेयर सरकार कर लेगी। फिर आज के टाइम पे अगर हम बात करें ना, तो आज के टाइम पे हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी कह रहे हैं कि आप भी वेलफेयर को प्रमोट करो। फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फिर एनजीओज, एनजीओज भी बहुत सारे प्रोग्राम शुरू कर रही है। तो फिर अब सरकार क्या कहती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एनजीओज को, कि मैं आपको पैसा देती हूँ, आप काम करो, आप वेलफेयर को प्रमोट करो। तो फिर ये कैंपेन्स रन करते हैं और सरकार इनको फंड करती है। तो ये हो गया एक छोटा सा कॉमन एग्जांपल। देन उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स के साथ हमने क्या किया, हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। ठीक है, और जब हमने अपनी अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, तो दो तरह से इन्वेस्टमेंट शुरू की। देखो पहले तो सिर्फ सरकार वेलफेयर प्रमोट कर रही थी, सरकार सारी इन्वेस्टमेंट कर रही थी। लेकिन अभी दो तरह से इन्वेस्टमेंट शुरू होती है एलपीजी रिफॉर्म के बाद। पहला डोमेस्टिक कैपिटल, यानी कि जो यहाँ के लोगों के पास, जो यहाँ के अमीर लोग हैं उनके पास पैसा है, वो सरकार को कहना है कि चल ठीक है मेरे से लोन ले लो, मैं ये काम शुरू कर देता हूँ, मुझे परमिशन दे दो। तो ये सिस्टम शुरू होता है। उसका तो फॉरेन कैपिटल को इन्वेस्ट जो अट्रैक्ट किया जाता है। दो कंसेप्ट हम यहाँ पढ़ेंगे और यहीं आपको ये क्लियर करने हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफडीआई एफपीआई। देखो एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, फॉरनर्स जो भारत की स्टॉक मार्केट में पैसा, भारत के शेयर को खरीद रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ शेयर, कुछ कंपनीज के शेयर जो खरीद रहे हैं, दैट इज एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये हाईली वॉलेटाइल होती है, एक बारी में इंक्रीज हो जाती है, दूसरे बारी में गिर जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जब वो इलेक्शन वाले होते नहीं है, वो क्या क्या कहते हैं उनको, स्किप कर रहा है, जैसे वोट डालने के बाद आ जाते हैं ना हम, तो उसके बाद वो आते हैं ना रिजल्ट, एग्जिट पोल वगैरह वो सब। तो उसमें देखते हैं कि वो निफ्टी और सेंसेक्स इतना इंक्रीज हो गया, इतना गिर गया। ठीक है, तो दैट इज एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हाईली वॉलेटाइल होती है, इसमें कोई पता नहीं होता। लेकिन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लीजिए जापान की कोई कंपनी, जापान की किसी कंपनी ने कहा कि वो भारत में, इंडिया में जो है वो क्या चलाएंगे, बुलेट ट्रेन। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ना यहाँ पर, दैट इज काइंड ऑफ एफडीआई, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। या फिर अगर हम बात करें कि जैसा ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए डेनमार्क हमारे साथ जो है वो पैसे हमें जो है वो सपोर्ट कर रहा है, पैसा प्रोवाइड कर रहा है। वर्ल्ड बैंक हमें सपोर्ट कर रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और एनडीबी के प्रोजेक्ट तो हिमाचल में बड़े चल रहे हैं। तो दैट इज एफडीआई। लेकिन जो स्टॉक मार्केट में जा रहा है दैट इज एफपीआई, तो याद रखना। ठीक है, और दोनों के दोनों जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होते हैं। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट आएगा और मैं तब ये पूछूंगा आपसे, तो उसको ध्यान में रखना। उसके बाद एक टर्म जो एचएस में आई थिंक शायद लास्ट ईयर या उससे पहले में पूछी गई है, दैट इज लेजी फेरे।
और मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया था, चेक कर लेना चाहिए इसको। और सिर्फ एक अगर ये पता थी ना तो वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। प्रीलिम्स का कंसेप्ट है। और देखो अभी मैं बेस मेन इकोनॉमी पर नहीं पहुंचा हूं, अभी वो नेशनल इनकम बैंकिंग वो सब पे नहीं पहुंचा हूं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये कंसेप्ट, यहां से क्वेश्चन बनता है पेपर में, बिल्कुल बेसिक अभी हम पढ़ रहे हैं। तो पॉलिसी ऑफ लेजी फेरे का मतलब क्या हो गया, फ्री इकोनॉमी। जब मार्केट फ्री है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट प्लेयर्स या बिजनेसमैन को अलाउ कर रही है कि आपको जो ट्रेड एंड कॉमर्स करना है आप करो, हमारी कोई कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। और जनरली ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कंसेप्ट है कि जब सरकार क्या कर रही है कि जो प्राइवेट जो सिस्टम है, ठीक है, जो कम जो मार्केट है उसको कंपनीज के हवाले छोड़कर चल जा रही है। कंपनी देख लेगी, ठीक है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं फिर उनकी अपनी अपनी यूनियंस होती है, उसके अकॉर्डिंग वो पूरा मार्केट को जो है वो मैनेज कर रहे हैं। दैट इज पॉलिसी ऑफ लेजर फेयर। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी क्वेश्चन बन रखा है और रिपीटेड क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। देन उसके बाद एक और थ्योरी आती है, दैट इज ट्रिकल डाउन थ्योरी। वैसे हम इसको करंट में कवर कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम इसको एक बार समझेंगे। ट्रिकल डाउन का मतलब क्या हो गया, देखो ये साइकिल है, यहां से शुरू होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये जो साइकिल है यहां से शुरू होगा। मतलब क्या हुआ इसका, देखो ट्रिकल डाउन में ये कहा जाता है कि अमीर लोग है ना, जो जो वेल्थी लोग हैं, जो रिच लोग हैं, या जो कॉरपोरेशन बड़ी बड़ी अगर हम बात करें, कोई एक कंपनी हो गई, जैसे कि हम बात कर लेते हैं टाटा हो गया या फिर जो है वो अंबानी अडानी ये सब वाली कंपनीज हो गई। तो इस पॉलिसी में, इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि उनको टैक्स माफ कर दो, उनको कॉरपोरेशन टैक्स नहीं देना, उनको इनकम टैक्स नहीं देना, माफ कर दो उनके टैक्स। अब क्यों, क्योंकि अगर उनके टैक्स हमने माफ कर दिए, मान लीजिए हमने उनका कॉरपोरेशन को जो कॉरपोरेट टैक्स है हमने माफ कर दिया, मान लीजिए हमने माफ कर दिया अंबानी का टैक्स, कितना, 10 करोड़, 10,000 करोड़ टैक्स हमने माफ कर दिया। अब वो बिजनेसमैन बंदा है, वो 10,000 करोड़ को अपनी घर में तो रखेगा नहीं, वो क्या करेगा, उसको इन्वेस्ट कर देगा। तो किसी भी बिजनेसमैन, किसी भी कॉरपोरेशन के पास अगर पैसा आ रहा है तो वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा। और अगर पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है तो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अब एम्प्लॉयमेंट ऐसा तो होगा नहीं कि वो अंबानी खुद ही अपनी फैमिली को काम देता रहेगा, वो जो उसके पास लोग रखे हैं वो क्या करेगा, एक कंपनी और खरीद लेगा, एक कंपनी और लगा देगा। मतलब लोगों के पास रोजगार चला गया, लोगों को काम करने को मिल गया। अब कोई एक विलेज है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक विलेज का नाम हम रख देते हैं विलेज ए। अब इस विलेज ए में 1 से लेकर 10 लोग जो थे वो बेरोजगार थे। और अंबानी ने क्या किया कि यहां पर आया और उसने यहां पर अपनी कंपनी लगा दी। क्यों, क्योंकि उसको कॉर्पोरेट टैक्स की वजह से 10 करोड़ रुपए जो है वो फ्री था, तो उसने क्या किया कि मैं इस विलेज में जाता हूँ, यहाँ पर कंपनी लगाता हूँ। तो उसको लेबरर भी चाहिए, काम करने वाले वर्कर भी चाहिए। तो 1 से लेकर 10 लोगों को उसने क्या किया, अपने पास जो है वो कंपनी में रोजगार दे दिया। अब जब उसने अपने इस कंपनी में रोजगार दे दिया तो इन लोगों को मंथली सैलरी मिली, इनको सैलरी मिली 50,000 रुपए। अब ये खुश हो गए, तो मतलब इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हो गया। अब जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया तो फिर क्या हुआ, अब इनके पास 50,000 आ गए, तो ये गए फिर नाइकी का ब्रांड लेने। ठीक है, नाइकी का या कोई और ब्रांड खरीदने चले गए ये। तो मतलब क्या हुआ, डिमांड भी इंक्रीज हो गई, इन्होंने कहा कि भाई अब तो आईफोन भी लेना है, 2 महीने की सैलरी आ गई, अब आईफोन उठा लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने खरीद ली, कोई शूज खरीद लिया नाइकी के या कुछ भी कोई खरीद लिया, ठीक है। अब कहीं से सामान खरीद के लेकर आए, अब वो दुकानदार को पता चला कि भाई कंपनी लगी थी, इतना प्रॉफिट हो रहा है और इतने लोग जो है वो आके मेरे से सामान खरीद रहे हैं। अब वो दुकानदार क्या करेगा, या बड़े बड़े मॉल वाले क्या करेंगे, और सामान को लेकर आएंगे। अब वो अगर सामान कहीं से लेकर आ रहे हैं तो दैट मीन्स प्रोडक्शन वाले और सामान बनाना शुरू कर देंगे। प्रोडक्शन में कौन काम कर रहा है, वहां पे भी तो वर्कर ही काम कर रहे हैं, वो ही तो सामान बना रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि एक पूरा इकोनॉमिक साइकिल चलेगा। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी में ये कहा जाता है कि अगर आप वेल्थी लोगों के पास पैसा छोड़ देते हो तो डेफिनेटली वो इकोनॉमी में सर्कुलेट होता रहेगा। बट लेकिन इसमें एक चैलेंज रहता है कि सेविंग नहीं होनी चाहिए। अगर उसने वो 10 करोड़ रुपए कहीं ब्लैक कर दिए तो बस फिर काम खत्म। समझ आ गया। देन उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो आज लिबरलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, कल प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को भी कवर करेंगे। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, लिबरल, अपनी इकोनॉमी को फ्री करना। पहले हमने 1991 तक हमने बहुत सारी जो है वो
ये सिस्टम हमारा चल रहा था कि हमने इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे। तो वो जो इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी थी उसमें हमने ये टारगेट किया था इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी में कि हम क्या करेंगे, अपना ही सब कुछ बनाएंगे। हम जो है वो बाहर के जो है उसके ऊपर डिपेंडेंस ज़्यादा नहीं रखेंगे। लेकिन 1991 में जब क्राइसिस हुए तो हमें ये रियलाइज़ हुआ, हमें आईएमएफ ने भी कहा, हमें वर्ल्ड बैंक ने भी कहा, हमें वेस्टर्न नेशंस ने भी कहा कि हम आपको तभी सपोर्ट कर सकते हैं जब आप अपनी इकोनॉमी को जो है वो फ्री करोगे, ओपन करोगे। क्योंकि देखो, कोई भी अगर बाहर से इन्वेस्टर है, अगर वो किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो जनरली ये चाहेगा ना कि मैं इजीली पैसा इन्वेस्ट कर सकूं। अगर मुझे इतनी सारी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को फॉलो करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, तो मैं तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो इसलिए भारत ने क्या किया, 1991-92 में हमने रिफॉर्म्स किए, एलपीजी रिफॉर्म्स। और इसमें फिर जितने भी जो बैरियर्स थे, जितने भी जो रिस्ट्रिक्शंस थी, उन सभी को हमने हटाया और हमने क्या किया, एक लाइसेंस जो सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। खत्म नहीं किया लेकिन रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब फ्री कर दिया थोड़ा सा, कि अभी क्या है कि अपनी इकोनॉमी फ्री है, बाहर से या अंदर से इन्वेस्टमेंट जो है वो आ सकती है। तो इससे क्या हुआ कि जो स्टेट का कंट्रोल था इकोनॉमी के ऊपर वो थोड़ा कम हो गया। और इससे क्या हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको थोड़ी ऑटोनॉमी मिल गई कि वो अपनी मर्जी से कुछ तो कर सकता है। पहले वो अपनी मर्जी से पत्ता भी हिला नहीं सकता था, ऐसा कह सकते हैं हम फिर। तो यहाँ से वो पत्ते हिला सकता था। तो फिर इससे क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं, क्यों हमने जो है वो इनिशिएटिव शुरू किया, ताकि कंपटीशन को इंक्रीज करें। कंपटीशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो वालरेबल सेक्शन है उनको जो है वो हेल्प, उनको जो है वो प्रॉफिट होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए पहले सिर्फ एक कंपनी थी, सरकारी कंपनी, वो ही जो है वो कपड़े बनाती थी, वही जो है वो एक टी शर्ट बनाती थी। ठीक है, लेकिन आफ्टर दिस, ठीक है, जब वो टी शर्ट बना रही थी तो उसने प्राइस रखा था 500 रुपीज। लेकिन जब ये इकोनॉमी फ्री हो गई, कंपटीशन क्रिएट हुआ, होना शुरू हुआ, बाहर से इन्वेस्टमेंट आई, तो एक दूसरी कंपनी और लग गई जिस कंपनी का नाम था डी। कंपनी डी ने भी टी शर्ट बना दी और उन्होंने प्राइस रख दिया 300 रुपीज। तो अब ये जो सरकारी कंपनियां ये प्राइस करेगी, कम करेगी या नहीं करेगी? यस और नो? क्योंकि अगर ये 500 रुपए में बेचेगा तो कौन खरीदेगा, बोलेगा भाई सेम शर्ट 300 रुपए में मिल रही है, तो 500 रुपए वाली क्यों लेनी। और हम तो आज भी ऐसे सोचते हैं, इवन लाइक अगर हम कोई सामान लेकर आते हैं और उसके बाद अगर हमें कोई ये कह देना कि यार ये तो यार 2000 रुपये में मिल रहा था, ये तो यार 1000 रुपये में मिल रहा था, और आपने कितने, मैंने तो 5000 रुपये लगाए, तो बस वही हमारा काम खत्म। चाहे वो 300 में क्वालिटी कैसी है वो हमने नहीं देखी, लेकिन हमने देखा कि भाई 200 रुपये कम है। तो सरकार क्या करेगी जी, इससे क्या होता है, कंपटीशन क्रिएट होता है। तो जब कंपटीशन क्रिएट होगा तो हमारे पास ऑप्शंस बढ़ेंगे, जब ऑप्शंस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली बात है कि कोई जो पहले था वो ज़्यादा प्राइस पे नहीं चलाएगा काम। सिमिलर कोचिंग में भी ऐसा होता है। देन उसके बाद रीजनल जो ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होगी इससे। और जो हमारी कनेक्टिविटी है आउटसाइड द वर्ल्ड वो इंक्रीज होगी। लिबरलाइज किया ना, तो कोई आगे यूके की कंपनी जिसने इन्वेस्ट कर दिया भारत में, तो इससे क्या होगा कि आउटसाइड वर्ल्ड के साथ हमारी कनेक्टिविटी शुरू होगी फिर से। उसके बाद जो हमारा डेट बर्डन है वो भी कम होगा। अब सरकार को ज़्यादा लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एफडीआई से भी पैसा आ रहा है। वरना वरना क्या होगा, देखो अगर सरकार ही वेलफेयर को प्रमोट कर रही है तो डेफिनेटली बात है कि सरकार को लोन लेना पड़ेगा हर बार। तो उससे क्या होगा, लेकिन जब एफडीआई आ रही है तो उससे क्या होगा कि चल ठीक है, ये कंपनी प्राइवेट कंपनी ने लगा दी तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार का डेट बर्डन भी थोड़ा कम होगा। और फाइनली जो लोग हैं उनका डेट बर्डन भी कम होगा। साथ में एनकरेज करेगा प्राइवेट सेक्टर को, स्पेशली नेशन बिल्डिंग में और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इसका मैं कॉमन एग्जांपल आपको एक एनजीओज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बता चुका हूँ। और इसको आप कोविड-19 के साथ भी लिंक कर सकते हैं। कोविड-19 के टाइम पे अगर हम बात करें तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे ना, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और सरकार ने इनको पैसा भी दिया, सरकार ने इनको फंड भी किया। सरकार ने कहा कि आपको कोई इनिशिएटिव शुरू करना है, अवेयरनेस कैंपेन, कोई ट्रैकिंग के रिगार्डिंग कोई करना है, तो आपको सपोर्ट पूरी दी जाएगी। जैसा वैक्सीनेशन के टाइम पे अगर हम बात करें, सरकार ने प्रॉपर व्यवस्था करके दी थी। उसके बाद अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, लोकल मतलब जो आपके हमारे जो अपने लोग हैं वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और फॉरेन से भी। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पर इंक्रीज हुई है। जब कंपटीशन बढ़ता है तो अब पहले 500 रुपये था तो क्या प्रूफ 500, क्योंकि कंपनी एक थी तो 500 तो 500 फिक्स। लेकिन जब दो कंपनी बन गई तो अब बताना पड़ेगा ना भाई कि प्राइस कम हुआ तो कितना कम हुआ। तो क्या ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ गई। देन उसके बाद रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें कि जो ये एलपीजी अगर में लिबरलाइजेशन के बिहाफ पे हमने कौन कौन से रिफॉर्म्स पे फोकस किया,
तो हमने टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस किया। हमने जो हमारे टैरिफ, जो हमारे बैरियर्स थे, हमने उसको हटाया। हमने जो हमारा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसको रेगुलेट किया, ठीक है। री डी रेगुलेशन उसमें प्रॉपर पूरी रखी। तो यहाँ पर एक जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है। ट्रेड रिफॉर्म्स हमने किए, ठीक है, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बैलेंस बना रहे। और फिर ये जो बैलेंस जो कहते हैं, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। एक्सटर्नल सेक्टर में जो है वो हमने रिफॉर्म्स किए हमारे, ताकि जो है वो हम एक प्रॉपर जो है वो ट्रांसपेरेंट जो है वो सिस्टम को जो लेकर चले। प्लस ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस जो है वो हम सिस्टम में लेकर आए, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से हमने उसको कम किया। और जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें भी हमने जो है वो रिफॉर्म्स किए। अब एक कंसेप्ट समझो छोटा सा यहाँ पे, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन रिजर्व्स। फॉरेन करेंसी, इंपॉर्टेंट फॉरेन करेंसीज लाइक डॉलर, यन, गोल्ड, ठीक है, जो हमारे पास अभी है रिजर्व में, हमने अपने पास रखे हैं। ये कंसेप्ट भी जो है वो 1991 से ही शुरू हुआ था। ऐसा कहा जाता है ना कि इकोनॉमिक टाइम, जो इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं 1991 में, उसमें हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का जो है वो सोना बचा था, सिर्फ इतना। इतने ही रिजर्व हमारे पास थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो उसके बाद जो हमने रिफॉर्म्स किए हैं, आज हमारे पास जो है वो आई थिंक शायद अबव अराउंड शायद 1000 के करीब पहुंचने वाले हैं फॉरेन फॉरेन रिजर्व्स में। क्लियर यहाँ तक सारा?